नमस्कार दोस्तों। दोस्तों बीते कुछ समय से आपने देखा होगा, खबरों में भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहे थे कि वो ग्रीनलैंड को खरीदेंगे या फिर उस पर कब्जा करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में इनके द्वारा एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया और उस पोस्ट में कहा है कि अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड को बेचने पर राजी नहीं होता है तो वो इन 8 यूरोपीय देशों पर पूरी तरीके से टैरिफ बढ़ा देंगे, यानी 10% तक टैरिफ लगा देंगे। अब यहाँ पर रिजल्ट ये हुआ है कि ये 8 यूरोपीय देश भी ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इनके द्वारा ग्रीनलैंड का यहाँ पर समर्थन दिखाया गया है कि वो ग्रीनलैंड के साथ हैं तथा ट्रंप के खिलाफ हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जनवरी 2026 के मध्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए घोषणा की कि यदि डेनमार्क ग्रीनलैंड को अमेरिका को बेचने पर राजी नहीं होता है तो अमेरिका 1 फरवरी 2026 से 8 यूरोपीय देशों पर 10% आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा देगा। यानी अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड को नहीं बेचता है तो वो 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाएगा। ऐसा इनके द्वारा रिसेंटली घोषणा की गई है। अब इसमें जो प्रभावित देश हैं उनमें जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम शामिल है। यानी इन देशों पर ये जो टैरिफ है वो लगाया जाएगा। इसमें टैरिफ की शर्तें रखी गई हैं कि शुरुआत में ये टैरिफ 10% रहेगा, जो जून 2026 से बढ़ा करके 25% करने की भी इसमें धमकी दी गई है। और यदि तब तक ग्रीनलैंड की बिक्री का समझौता नहीं होता है, यानी ट्रंप के द्वारा सीधे तौर पर कहा गया है कि जैसे ही अगर डेनमार्क राजी नहीं होता है तो पहले फरवरी 2026 से इनके ऊपर 10% टैरिफ बढ़ाया जाएगा, लगाया जाएगा। और अगर जून 2026 तक ये समझौता नहीं होता है तो टैरिफ को बढ़ा करके 25% कर दिया जाएगा। यानी इन देशों पर टैरिफ लगातार ये बढ़ता जाएगा अगर ग्रीनलैंड की बिक्री का समझौता नहीं होता है तो। और यूरोप की प्रतिक्रिया यहाँ पर आ चुकी है। इन 8 देशों ने एक अभूतपूर्व संयुक्त बयान जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने इसे ट्रांस अटलांटिक संबंधों के लिए खतरा बताया है तथा स्पष्ट किया है कि वे डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लोगों के साथ पूरी तरीके से एकजुट साथ खड़े हैं। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहे उन्हें कैसी भी धमकी दे कि इनके ऊपर टैरिफ बढ़ा देंगे और अगर समझौता नहीं हुआ तो टैरिफ को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो इन सभी धमकियों से अब यूरोपीय 8 देश जिन पर ये धमकी दी गई है वो बिल्कुल भी यहाँ पर डरने वाले नहीं हैं। उनके द्वारा जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर दिया है। उनके द्वारा कहा गया है कि ये ट्रांस अटलांटिक संबंधों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा है और ये 8 देश डेनमार्क और इसके अलावा ग्रीनलैंड के लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं। वो ट्रंप की धमकियों से बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। अब इस प्रकार के स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं यहाँ पर जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट, यहाँ पर भू राजनीतिक असर काफ़ी ज़्यादा देखने को आया है। इस विवाद का असर केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य के वैश्विक समीकरणों को भी बदल सकता है। इसमें नाटो की एकजुटता पर भी यहाँ पर संकट देख नजर आ रहा है। और ये सभी 8 देश स्वयं अमेरिका के नाटो के सदस्य हैं। यानी जिन देशों को अमेरिका के द्वारा धमकी दी गई है वो नाटो के सदस्य हैं और एक सहयोगी देश द्वारा दूसरे देश की क्षेत्रीय संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी पर दबाव डालने के लिए आर्थिक हथियारों का उपयोग करना नाटो के इतिहास में एक गंभीर दरार पैदा कर सकता है। यानी अमेरिका खुद नाटो का सदस्य है और अमेरिका नाटो के ही सदस्य देशों पर जो है इस प्रकार से आर्थिक हथियारों का उपयोग कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नाटो के अंदर एक बहुत बड़ी गंभीर दरार डाल सकता है जिससे नाटो जो है खंडित हो सकता है। इससे समूह की रक्षा यानी कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर सवाल उठने लगे हैं कि इस प्रकार से नाटो को बनाया गया था जिस प्रकार कि नाटो जो है अगर किसी एक देश पर अटैक होता है तो सभी देश मिलकर के अटैक करेंगे, लेकिन जब नाटो का खुद का ही कुछ सदस्य देश नाटो के देशों पर अटैक करता है तो कहीं ना कहीं ये कलेक्टिव डिफेंस के सिद्धांत पर उंगली उठाएगा। एंड इसके अलावा ये कहीं ना कहीं नाटो को खंडित भी कर सकता है। इसके अलावा आर्कटिक सुरक्षा सैन्य रणनीतिक महत्व, आर्कटिक क्षेत्र तेजी से पिघल रही बर्फ के कारण नए जो व्यापारिक मार्ग हैं उनकी एंड इसके अलावा खनिज संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें अमेरिकी दृष्टिकोण अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी सुरक्षा के लिए अनिवार्य मानता है ताकि वह रूस और चीन की आर्कटिक में बढ़ती मौजूदगी को रोक सके। यानी अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने जो राजनीतिक महत्व है एंड जो जियोपॉलिटिकल महत्व है उसके लिए ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। वो ग्रीनलैंड को इसलिए खरीदना चाह रहा है कि वो इसके जरिए कहीं ना कहीं रूस और चीन को काउंटर कर सकेगा और इसी वजह से वो अपने नाटो को देशों को भी यहाँ पर नहीं बख्श रहा है, उन पर भी जो है टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है।
और इसके अलावा यूरोपीय दृष्टिकोण की बात करें तो यूरोपीय देशों का मानना है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण पूरे क्षेत्र के सैन्य संतुलन को बिगाड़ सकता है। यानी अगर यहाँ पर जो ग्रीनलैंड है उसके ऊपर अमेरिका का नियंत्रण हो जाता है तो अमेरिका जो है सभी यूरोपीय देशों का और इसके अलावा दुनिया का जो सैन्य संतुलन जो बना हुआ है उसे अमेरिका बिगाड़ सकता है, जैसा वो पहले भी करता हुआ आया है। अब वैश्विक व्यापार युद्ध की बात करें तो इससे कहने की ग्लोबल ट्रेड वॉर की शुरुआत हो सकती है। यदि 1 फरवरी से टैरिफ लागू होते हैं तो यह एक बड़े व्यापार युद्ध को जन्म देगा। यूरोपीय संघ ईयू और उसके जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी उत्पादों पर भारी शुल्क लगा सकती है। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन बाधित होगी और इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। यानी अगर अमेरिका के द्वारा इन देशों पर टैरिफ लगाया जाता है 1 फरवरी 2026 से तो ये एक नया व्यापार युद्ध शुरू करेगा और यूरोपीय जो संघ है यूरोपियन यूनियन और इसके अलावा यूके एक जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जो उत्पाद है उनके ऊपर टैरिफ लगाएगा और जैसे ये टैरिफ लगेगा कहने की वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है ग्लोबल सप्लाई चेन है वो इससे कहने की बुरी तरह प्रभावित हो जाएगी। अब यहाँ पर राष्ट्रीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी यहाँ पर देखा जा रहा है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार ने स्पष्ट किया है कि ग्रीनलैंड कोई बिकाऊ चीज़ नहीं है कि उसे जो है अमेरिका को बेच दिया जाए। अमेरिका का यह कदम आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी क्षेत्र को खरीदने की पुरानी साम्राज्यवादी सोच को पुनर्जीवित करने जैसा देखा जा रहा है। यह यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के विपरीत माना जा रहा है। यानी यूनाइटेड नेशन में भी ये सिद्धांत है कि अगर कोई देश स्वेच्छा से किसी देश में शामिल होना चाहता है तो वो शामिल हो सकता है और अगर कोई देश साम्राज्यवादी सोच के जो तरीके से उसे अपने आप में शामिल करने के लिए उस पर दबाव डाले प्रेशर डाले तो ये कहीं कहीं यूएन के सिद्धांत के भी खिलाफ जाता है। तो ये कहीं कहीं इंटरनेशनल लॉ के भी खिलाफ है। तो इससे कहीं ना कहीं इसका हवाला जो है रिसेंटली डेनमार्क के द्वारा भी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका को दिया गया है। इसके अलावा रूस एंड चीन के लिए यहाँ पर अवसर बन सकते हैं। पश्चिमी देशों जैसे कि अमेरिका और यूरोप के बीच यह तनाव रूस और चीन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि अमेरिका और यूरोप के संबंध कमजोर होते हैं तो आर्कटिक यूरोपीय सुरक्षा मामलों के लिए रूस का प्रभाव बढ़ सकता है। यानी अगर अमेरिका इनके ऊपर टैरिफ लगाता है और टैरिफ लगाने के कारण यूरोपीय देश और अमेरिका के संबंध जो है यहाँ पर बिगड़ते हैं तो यहाँ पर रूस का प्रभाव इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा जो चीन है वो आर्थिक रूप से यूरोप के जो है करीब आने की कोशिश कर सकता है। यानी अब तक चीन का जो प्रभुत्व है यूरोप में वो काफ़ी सीमित है, लेकिन जैसे ही ये जो टैरिफ लगेगा उसके बाद संबंध है वो ख़राब होंगे अमेरिका यूरोप के, तो चीन भी अपनी कोशिश कर सकता है और उसे भी यूरोप से जो आर्थिक जो है यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है और रूस का जो प्रभाव इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ग्रीनलैंड की आंतरिक राजनीति की बात करें तो ग्रीनलैंड के लोगों में अपनी स्वायत्तता या ऑटोनॉमी को लेकर गहरी भावना है। तो अमेरिका के दबाव से ग्रीनलैंड में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो तेज हो सकती है, जो डेनमार्क के राज्य संघ यानी किंगडम ऑफ डेनमार्क के लिए आंतरिक चुनौती बन सकती है। यानी जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा दबाव दिया जा रहा है उससे कहने की जो ग्रीनलैंड है उसके लोगों की जो स्वायत्तता है ऑटोनॉमी है उसकी जो भावना है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी है। तो इस वजह से कहने की जो ग्रीनलैंड के लोग हैं अपनी स्वतंत्रता की मांग भी कर सकते हैं। तो ये डेनमार्क के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण भी यहाँ पर हो सकता है। यह स्थिति शीत युद्ध के बाद सबसे खराब कूटनीतिक संकटों में से एक है और व्यापार और सुरक्षा का यह घालमेल आने वाले महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था और सैन्य संगठनों की दिशा तय करेगा। यानी ये जो स्थिति तय हुई है वो शीत युद्ध के बाद इतनी खतरनाक स्थिति तय हुई है, अब तक जो है ऐसी स्थिति नहीं देखी गई है और इससे कहीं कि व्यापार और सुरक्षा का घालमेल अब इससे कहीं वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है सैन्य संगठनों की दिशा है वो इसे कहीं ना कहीं अब तय करेगा। एंड इसके अलावा यूरोप के पलटवार की बात करें तो जिस प्रकार से अमेरिका यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है तो इसमें रिटेलिएशन के तहत यूरोपीय देश भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। यूरोपीय देश हैं उनकी एक पॉलिसी है टिट फॉर टैट यानी जैसे को तैसा की रणनीति के तहत अमेरिकी क्षेत्रों को यहाँ पर निशाना बना रहे हैं। इसमें कृषि क्षेत्र शामिल है। अमेरिकी सोयाबीन मक्का और मांस पर यहाँ पर भारी आयात शुल्क यूरोपीय देश लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिष्ठित ब्रांड जैसे कि हार्ले डेविडसन बाइक एंड इसके अलावा बॉर्बन व्हिस्की पर यहाँ पर प्रतिबंध या टैक्स जो है ये जो यूरोपीय देश हैं वो लगा सकते हैं। इसके अलावा टेक कंपनी जैसे कि गूगल एप्पल अमेजोन जैसी कंपनियों पर भी डिजिटल सर्विसेज
पर टैक्स बढ़ा सकता है। एंड इसके अलावा रक्षा अमेरिकी लड़ाकू विमान जैसे कि F-35 के सौदे को रद्द या निलंबित भी कर सकता है। यानी अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं जो यूरोपीय देशों में आते हैं, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल है। इसके अलावा प्रतिष्ठित ब्रांड भी, हार्ले डेविडसन जैसी बाइकों के ब्रांड भी शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर टेक कंपनीज हैं, गूगल, एप्पल, अमेजोन जैसी कंपनीज हैं, ये अपनी डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर रक्षा क्षेत्र में अमेरिका के साथ इन देशों की काफ़ी ज़्यादा जो है जो समझौते हैं, सौदे हैं, वो हुए हैं। तो F-35 जैसे विमानों के, तो इन सौदों को, समझौतों को ये देश यहाँ पर निलंबित भी कर सकते हैं। तो इससे कहने की अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो सकता है। तो जिस प्रकार से अमेरिका जो है अपने ही देशों पर इस प्रकार की टैरिफ लगा करके और डेनमार्क पर और ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे कहने की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है एंड इसके अलावा भू राजनीति है, उस पर भी यहाँ पर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। खासतौर पर ये फायदेमंद हो सकता है रूस के लिए और इसके अलावा चीन के लिए, क्योंकि इन दोनों देशों को यूरोप के अंदर इनका सीमित जो प्रभुत्व है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन दोनों देशों का प्रभुत्व जो है यूरोप में बढ़ सकता है, जो अमेरिका के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो जिस प्रकार से अमेरिका कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के काम कर रहा है, जो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए आने वाले भविष्य में खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो में हमने समझा। एंड ऐसे वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।